कैसे आप लोग? नरेशन की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी जानते हैं, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि नरेशन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। खास करके वो स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी करते हैं और एसएससी की मेंस देना चाहते हैं, सीजीएल का, सीपीओ का, स्टेनो का, और सीडीएस के स्टूडेंट उनके लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के स्टूडेंट, यूपीएससी मेंस देने वाले स्टूडेंट, सीटेट वगैरह की तैयारी करने वाले, इन सबको नरेशन और वॉइस की इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं रहती है। उनके सिलेक्शन में वॉइस और नरेशन डिसाइडिंग रोल प्ले करता है। और नरेशन ऐसी चीज है जिसको अगर हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो हम सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 10 आ रहा है तो 10 के 10 सही कर सकते हैं, 20 आ रहा है तो 20 के 20 सही कर सकते हैं, 25 आ रहा है तो 25 के 25 सही कर सकते हैं, 27 है तो 27 का सही कर सकते हैं। या तो 25 मैंने क्यों कहा, क्योंकि एसएससी में कई बार 25 आया। 27 क्यों कहा, कई बार एसएससी में 27 आया। 27 क्वेश्चंस, एक टॉपिक से 27 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, एकदम ये फैक्ट। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम इस बात पर ध्यान दें, इस बात पर अगर हम ध्यान दें कि वॉइस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी वॉइस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं या कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यही, इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यही है कि हमें ये देखना है कि कितना इंपॉर्टेंट है वॉइस का टॉपिक हमारे लिए, कितना जरूरी है वॉइस का टॉपिक हमारे लिए या नरेशन का टॉपिक हमारे लिए। क्योंकि ये वॉइस और नरेशन ही डिसाइड करेगा, वॉइस और नरेशन ही डिसाइड करेगा हमारा सिलेक्शन। तो वॉइस की क्लास वॉइस में हो ही चुकी है बात, अब नरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नरेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है। नरेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो नरेशन शब्द जो है, नरेशन शब्द, इस शब्द के अगर हम ओरिजिन की बात करें, नरेशन शब्द के ओरिजिन की बात करें, तो नरेशन बना है नरेट से, नरेट, ठीक है, नरेट। और कभी कभी देखिएगा इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी लोग यूज करते हैं, सेकेंड वर्ड भी यूज करते हैं, स्पीच। दो वर्ड यूज करते हैं लोग इसमें, एक तो नरेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा स्पीच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नरेट का मतलब क्या होता है और स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का अगर हम नॉर्मल मतलब समझे तो क्या होता है? भाषण। और नरेट का मतलब क्या होता है? भाषण मतलब भाषा से बोला, बोलने को भाषण कहते हैं। और नरेट का मतलब क्या होता है? बोलना, कहना। तो नरेट का ही नाउन फॉर्म क्या हो जाता है? नरेशन। तो अब इसमें देखिएगा, नरेशन यानी नरेशन का मतलब हो गया कथन, स्पीच का मतलब भाषण। भाषण और कथन एक ही चीज होता है। जैसे कोई कभी कभी बोलना शुरू करता है और उसकी बात हमें पसंद नहीं आती है, कोई कुछ बोलना शुरू करता है और उसकी बात हमें पसंद नहीं आती है, तो हम लोग क्या कहते हैं? भाषण बंद करो। अभी तो उसने एक ही सेंटेंस बोला था, दो ही सेंटेंस बोला था, कुछ बोलना ही शुरू किया और तुरंत कहते भाषण बंद करो, मुझे भाषणबाजी पसंद नहीं है। अभी तो एक सेंटेंस बोला था, आपने कैसे कह दिया भाषण बंद करो? तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस को हम लोग स्पीच भी कहते हैं, सेंटेंस को स्पीच ही कहते हैं। तो जो हम स्पीच है, जो हमारा भाषण है, जो कथन है, तो लाइफ में होता क्या है कि अक्सर अक्सर क्यों इंपॉर्टेंस इतना इंपॉर्टेंट है नरेशन का एग्जाम में? तो ये डेली का काम है, हर दिन का काम है हमारा कि हम किसी से कुछ सुनते हैं, किसी से कुछ सुनते हैं और फिर जाके दूसरे को सुनाते हैं। यही तो होता है। किताब में कुछ पढ़ते हैं, किसी को जाके सुनाते हैं, कहानी कुछ पढ़ते हैं, किसी को जाके सुनाते हैं, फिल्म में कुछ देखते हैं और फिर जाके सुनाते हैं, मन में कोई ख्याल आता है, फिर ये वो ख्याल जाकर हम किसी को सुनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अक्सर पूरे दिन हम नरेशन का इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई बोलेगा और उसके स्टेटमेंट में नरेशन ना आए, ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बोल रहे हैं इसका मतलब नरेशन की बात होगी, कहना आपको है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको कहना है। और कहने में दो बातें हो सकती है। एक ये हो सकता है कि जो भी आप बोल रहे हैं, कहीं पे जो आपने सुना, जैसा आपने सुना,
जैसा आपने सुना, हू बहू वही जाके रिपीट कर दिया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर छोटा सेंटेंस किसी ने एक सेंटेंस बोला या दो सेंटेंस बोला तो मान ली जाके बोल भी दिया, एक दो सेंटेंस बोला। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री और 15 अगस्त का भाषण दे रहा है, 26 जनवरी में प्रेसिडेंट भाषण दे रहा है, या कोई आपने कहानी सुनी है या कोई आपने फिल्म देखा है, और आप सोचेंगे जैसे जैसे वहां हो रहा है जाके वही चीज हम दोहरा देते, ये पॉसिबल नहीं है। और कभी कभी अगर हम दोहरा देते तो मीनिंग में दिक्कत होती है, ऐसा भी होता है। हू बहू जाके हम रिपीट कर दें तो कभी कभी मीनिंग में दिक्कत होती है। सपोज करो किसी ने कहा कि मैं चोर हूं, उसने अपने लिए कहा मैं चोर हूं, और आप जी क्या किसी को कहते हैं कि मैं चोर हूं, तो वो क्या समझेगा? अगर इसको आप चेंज नहीं करते हैं और अब सीधा जाके बोलते हैं मैं चोर हूं, या उसने कहा कि मैं चोर हूं, तो सामने वाला क्या समझेगा? वो पूछेगा भाई कौन? वो गया तुम, पूछेगा ना। कि आपने कहा, उसने कहा मैं चोर हूं, तो किसने वो पूछेगा ना भाई किसको बोला? तुमको बोला चोर है कि वो अपने आप को बोला चोर है? तो बताएंगे हम, चेंज करके बताना पड़ेगा, नहीं तो सीधा जाके बोल दिया मैं चोर हूं, तो सामने वाले को एकदम क्वेश्चन आएगा उसके दिमाग में, पूछेगा किसको बोला चोर? तुमको बोला चोर, अपने आप को बोला चोर, ऐसे पूछेगा वो आपसे। क्योंकि मैं चोर हूं से क्लियर नहीं हो रहा कि वो किसको बोल रहा है, अपने आप को बोल रहा है कि आपको बोल रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए जो नरेशन है, जो नरेट करने का तरीका है, वो नरेट करने का तरीका दो हो सकता है। अभी तक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो दो तरीका, यानी भाषण का या नरेट करने का दो तरीका है। एक को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन, और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन, या नरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? स्पीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? स्पीच। नरेशन की जगह हम लोग स्पीच वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब समझना क्या है उसे समझिए। समझना ये है कि हमारे पास किसी बात को कहने के दो तरीके हैं। कि अगर हमने कहीं कुछ सुना, हमने कहीं कुछ देखा, हमने कहीं कुछ पढ़ा, तो इसको बताने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो हमने सुना, जैसा हमने सुना, बिल्कुल हू बहू वैसा ही, बिल्कुल हू बहू वैसा ही जाकर हमने किसी को सुना दिया। हू बहू वैसा ही जाकर किसी को सुना दिया। जो जैसा बोला, जैसा किसी ने कहा, बिल्कुल हू बहू वही सेंटेंस, वही वर्ड जाके हमने रिपीट दिया, रिपीट कर दिया। अगर ऐसा आप कर सकते हैं, अगर ऐसा करने में आप सक्षम हैं, इतना आप में क्षमता है, जनरली छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं तो हम कर ही देते हैं ऐसा, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को अगर इंग्लिश में हम इसी बात को लिखें, जो बात मैंने हिंदी में कहा, अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो इस क्या होगा? टू रिपीट द वर्ड्स और sentences of the speaker or the author to repeat the words or sentences of the speaker or the author, बस एटसेट्रा कर देते हैं, एटसेट्रा। एटसेट्रा। मुझे कभी कभी स्पेलिंग पे डाउट रहता है कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, तो जब तक मुझे लगता है कि अब साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तब तक मैं लिखता रहता हूँ। दिख रहा है? थोड़ा स्पीकर मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है, स्पीकर के स्पेलिंग को भी थोड़ा ठीक करता हूँ। उसे समझ तो आप लोग जाते ही होंगे, फिर भी कभी कोई स्टूडेंट को दिक्कत ना हो स्पीकर देखने में, लिखने में। हो गया? क्लियर है? ऑफ टू रिपीट, रिपीट का मतलब क्या है? दोहराना। द वर्ड्स, WORDS वर्ड्स, और द सेंटेंसेस ऑफ द स्पीकर और द ऑथर एटसेट्रा, और द राइटर, जो भी होगा, स्पीकर, ऑथर, राइटर, जो भी है। तो रिपीट का मतलब क्या? दोहराना। रिपीट का मतलब क्या हुआ? दोहराना। तो क्या करते हैं? तो रिपीट द वर्ड्स और द सेंटेंसेस ऑफ द स्पीकर और द ऑथर। ऑथर ने जैसा बोला, राइटर ने जैसा लिखा, या स्पीकर ने जैसा बोला, हू बहू वैसा ही वर्ड्स जाके दोहरा दिया,
तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। इतनी तो बात समझ में आ गई। यानी आपको सेंटेंस में नॉर्मली डायरेक्ट नरेशन दिया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है। एग्जाम वाले जो थोड़े से चतुर होते हैं, एग्जाम वाले कभी तो इंस्ट्रक्शन ऐसा दे सकते हैं, कभी कभी ऐसा दे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। चेंज अगर सीधा इंस्ट्रक्शन दे रखा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तो इसका मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे डायरेक्ट में है, सारे डायरेक्ट में, उसको सबको इनडायरेक्ट करना है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन कभी सिर्फ इतना दे कि चेंज द नरेशन, तो समझ लीजिए कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट भी करना पड़ सकता है और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट भी करना पड़ सकता है। इसलिए क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे थोड़ी सी मदद मिलता है। वॉइस में भी ऐसा करना चाहिए और नरेशन में भी ऐसा करना चाहिए। अगर साफ साफ लिख रहा चेंज द वॉइस, तो इसका मतलब है कि एक्टिव को पैसिव में भी करना पड़ सकता है और पैसिव को एक्टिव में भी करना सकता है। इस तरह कह रहा है चेंज द नरेशन, तो चेंज द नरेशन का मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको हो सकता है वो डायरेक्ट हो, उसको इनडायरेक्ट करना हो सकता है वो इनडायरेक्ट हो तो डायरेक्ट करना हो। यानी आपको पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। सेंटेंस देखकर समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ये पहले तजुर्बा होना चाहिए। ये और ये बात मैं बताऊंगा, पहले आप डिफरेंस कैसे करते हैं कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का भी तजुर्बा होना चाहिए कि सेंटेंस देखते ही समझ में हमें आ जाए कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इसको चेंज क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में ले जाना है कि इसको डायरेक्ट में लाना है। सबसे पहले ये बात अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, अच्छी तरह से पहचान में आना चाहिए। क्लियर है? अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा साउंड को चेंज करता रहता हूँ, इसलिए जब मुझे लगता है कि अगल बगल में ज्यादा शोर सवार में, थोड़ी देर पहले कुछ ज्यादा ही शोर शराबा हो रहा है, तो मैंने साउंड को थोड़ा सा इसलिए करता कि बाहर का कोई आवाज ना आए। तो उसमें क्या होती है, इस तरह से करने पर मेरी आवाज भी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब थोड़ा सा बाहर का माहौल मुझे शांत शांत लग रहा है। वैसे शायद आपको आवाज नहीं आ रही, लेकिन बहुत तेज आवाज आ रही थी, बहुत तेज, लगातार 5 मिनट तक मुझे बाहर से। आपको ना आई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब तो उसको कम करने के लिए मैंने आवाज कम किया था, अब नॉर्मल है। तो थोड़ा सा अब उसमें क्या होता है कि मेरी आवाज भी कम हो जाती है। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को पहचानना भी जरूरी है, और देखते ही समझ में आना चाहिए कि नरेशन डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो एक तरीका हुआ कि रिपीट, जो ऑथर है उसके वर्ड्स को सिर्फ रिपीट कर दिया आपने, उसके वर्ड सेंटेंस जो भी उसको रिपीट कर दिया। दूसरा इनडायरेक्ट वाला क्या होता है, टू कन्वे। कन्वे का मतलब क्या, देना या पहुंचाना। टू कन्वे द सेंस convey the sense of the speaker 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 or the author or the writer, जो भी etc. speaker, writer, author etc. without repeating his जो कि हर भी हो सकता है, तो दोनों लिख देते हैं, his or her words or sentences। दिख रहा है साफ साफ? To convey the sense of the speaker or the author etc. without repeating। दिख जा रहा है, यहाँ से मुझे दिख रहा है, जबकि 7-8 फुट पर कंप्यूटर रखा हुआ है, फिर भी तो आपको भी दिख जाना चाहिए। या हो सकता है मैंने ही लिखा तो मुझे ऐसे दिख जा रहा होगा। टू कन्वे द सेंस, SENSE सेंस। कन्वे का मतलब क्या हुआ, देना। टू कन्वे द सेंस, किस सेंस कन्वे करना है, पहुंचाना है। किसका सेंस, ऑफ द स्पीकर और द ऑथर, AUTHOR ऑथर एटसेट्रा। कि कोई स्पीकर है, कोई ऑथर है, स्पीकर मतलब बोलने वाला है, कोई ऑथर है, कोई लिखने वाला है एटसेट्रा, जो भी है। विदाउट, बिना, रिपीटिंग हिज और हर वर्ड्स और सेंटेंस, मतलब उसके जो स्पीकर है या जो ऑथर है उसके वर्ड्स
उसके सेंटेंस को हम रिपीट नहीं कर रहे, यानी जो वर्ड्स उसने बोला वही वर्ड्स हम नहीं बोल रहे, जो वो सेंटेंस बोला वही सेंटेंस हम नहीं बोल रहे, लेकिन कन्वे द सेंस, सेंस वही है, सेंस वही है, सेंस नहीं बदल रहा है। इसीलिए कई बुक में मैं बार बार कहता हूं कि ये जो चैप्टर होता है, 2 चैप्टर वॉइस और नरेशन, इसको ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस प्लस फॉर्म। तो ट्रांस का मतलब क्या होता है? चेंज, TRANS, ट्रांस का मतलब है चेंज। और फॉर्म का मतलब तो आप समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर, बनावट, फॉर्म, FORM फॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया जाता है वॉइस और नरेशन दोनों, क्योंकि वॉइस और नरेशन का जो मेन मकसद है वो यही है, change the form or structure of the sentence without changing the sense of the sentence. This is the basic concept behind voice and narration. You have to say the same thing. You have to say the same thing. You have to convey the sense. But you have not to repeat the words of the speaker, or the words of the, or the sentence of the speaker or the author or the writer, whoever he or she is. That doesn't matter. You have to just convey the sense without changing the words of sentence of the speaker. That's a simple thing. मतलब चाहे वॉइस बनाइए चाहे नरेशन बनाइए, बात सिर्फ इतनी होती है कि जो नरेटर है, जो बोलने वाला, जो स्पीकर है, जो ऑथर है, उसके सेंस को बता देना है, उसके भाव को बता देना है, लेकिन उसके शब्द या सेंटेंस को रिपीट नहीं करना। यू हैव नॉट रिपीट द वर्ड्स और सेंटेंस ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर है उसके सेंटेंस और उसके वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, इतनी ही बात है। मतलब सेंस को चेंज किए बिना आप स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस की बनावट को चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस की बनावट को चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस के सेंस को चेंज नहीं कर सकते। सेंटेंस के सेंस को चेंज किया, सारी बात खत्म होगी। सेंटेंस के सेंस को चेंज किया, सारी बात खत्म हो जाएगी, सारी कहानी खत्म हो जाएगी एकदम। मतलब फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो किसी भी, इसका मतलब ये भी हुआ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर आप बना रहे हैं और अगर आप के सेंटेंस का सेंस चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया, तो आपका डायरेक्ट गलत हो गया। सब कुछ मीनिंग पर डिपेंड करता है। जितने रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन सारे रूल का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि सेंटेंस के सेंस में बदलाव ना हो जाए। सारे रूल्स इसलिए बने, सारे नियम कानून इसलिए बने कि भाई आप नियम कानून को चर्च से चलो, ताकि जो बोलने वाला, जो स्पीकर है, जो ऑथर है, वो जो कहना चाहता है, उसका जो सेंस है वो चेंज ना हो जाए। सारे नियम कानून को मानने के बाद भी अगर आपने सेंटेंस का सेंस चेंज ही कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी क्लास शुरू करने से मैं पहले बता देता हूं कि नरेशन में कम से कम 10% क्वेश्चन होंगे, यानी अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाता तो 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसे होते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हमेशा रहते हैं, जो प्योरली सेंस पर बनता है, जिसमें सारे नियम कानून फेल हो जाएंगे, सेंटेंस के सेंस के आधार पर बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर बार आता है। इसलिए जब थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग तो इस तरह से पढ़ते हैं कि सेंस निकालने में कोई दिक्कत ना हो। सेंस निकालने में अगर दिक्कत हुई, गड़बड़ी हुई, तो एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस बात को अभी से बिठा लीजिए, यानी मीनिंग निकालने पर जोर दीजिएगा, सेंस कि सेंस सही सही समझ में आए। 90% क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर से बन जाएगा, रूल से बन जाएगा, इसमें भी कोई दो नहीं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो प्योरली सेंस है। ये वॉइस में भी ऐसा होता है, नरेशन में वही 1-2 क्वेश्चन डिसाइड करता है, जिसके सही हो गए उसके थोड़े से ज्यादा मार्क्स हो जाते हैं, जिसके गलत हो गए उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। वही 1-2 क्वेश्चन डिसाइड करता है। वॉइस में भी 1-2 क्वेश्चन होता है, नरेशन में भी 1-2 क्वेश्चन होता है। तो 4 क्वेश्चन अगर वॉइस और नरेशन में मिला के हो गए तो बहुत ज्यादा हो गया ना, 4 मार्क्स बहुत है। और 4 गलत हो गए तो किसी का 5 मार्क्स कट जाएगा, और 5 मार्क्स में तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। हाफ मार्क में तो इतना डिफरेंस हो जाता है, 5 मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए बहुत पेशेंस से, बहुत जिम्मेदारी से बनाना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गया कि नरेशन, अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि नरेशन है क्या, फिर रूल पर बात। जिसको जितनी इसको बेसिक समझिएगा, आगे जाकर उतना ही आसान होता है। तो नरेशन का मतलब हो गया कथन, हो गया। कथन 2 तरह से हो सकता है, इसमें किसी की बात को आपको सुनाना है, किसी की बात को आपको कहना है। किसी की बात को कहना है, किसी की बात को सुनाना है। किसी की बात को कहने और सुनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो जिसने जो कहा है उसके शब्दों को हूबहू वैसे ही रिपीट कर दीजिए, एक तरीका ये हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जिसने जो कहा है उसके शब्द को मत दोहराइए, उसके सेंटेंस को मत दोहराइए, उसके भाव को आप बता दीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा था। यही है इनडायरेक्ट। तो किसी के शब्द और सेंटेंस को अगर हूबहू रिपीट कर देते हैं, सीधा रिपीट कर देते हैं, ये डायरेक्ट नरेशन है। शब्द और सेंटेंस को रिपीट नहीं करते बल्कि सेंस को सिर्फ कन्वे करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इसको कहते हैं
इनडायरेक्ट नरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रूल कैसे फॉलो करते हैं और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं। लेकिन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसका रूल में बुक में बार बार इस्तेमाल होता है। पहले उस टर्म्स को समझ लेना होता है और सबसे पहले ये समझना होता है कि डायरेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा। अगर डायरेक्ट का स्ट्रक्चर भी आप समझ जाएंगे तो इनडायरेक्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं है तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं तो मतलब एक पहचान गए तो दूसरा अपने आप, क्योंकि आप डायरेक्ट पहचान गए तो आप देख लेंगे डायरेक्ट तो है ही नहीं, तो इनडायरेक्ट ही होगा। जब डायरेक्ट नहीं तो कौन होगा? ये तो नहीं कि डायरेक्ट के अलावा 3-4 ऑप्शन दिक्कत होगी। दो ही चीज है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट पहचानना आ गया तो इनडायरेक्ट अपने आप पहचान में आ जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट नहीं है वो क्या है? इनडायरेक्ट है। लेकिन इस पर रूल्स लगाने के पहले या कुछ भी होने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, उस बेसिक टर्म्स को हमें समझना है, तभी जाके बात समझ में आएगी। और उस टर्म का बार बार पूरे चैप्टर में यूज होता रहता है, तो कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। कोई भी जो सेंटेंस होता है, अभी जैसे मैं सेंटेंस लिखूंगा आप भी वैसे ही लिखिएगा। सेंटेंस के थोड़े से ऊपर में जगह छोड़ दीजिएगा, सेंटेंस के नीचे भी जगह छोड़िएगा। ये नहीं कि किफायती करने लगेगा सेंटेंस को ऊपर में लिख दीजिएगा। अभी सेंटेंस जब लिखेंगे तो सेंटेंस के ऊपर में भी थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा और सेंटेंस के नीचे भी स्पेस छोड़ना है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, राम said to सीता, you have done it today, you have done it today। दिख रहा है कि इसको चेंज करो थोड़ा सा, टुडे, डबल इन्वर्ट कॉमा, डबल डबल रखना, डबल उधर नहीं दिख रहा, डबल है उधर। अब जरा इसके टेक्निकल क्यों कहा कि इसके थोड़ा सा ऊपर भी जगह छोड़ देना, थोड़ा सा इसके नीचे भी जगह छोड़ देना, क्यों कहा था? ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अगर इस सेंटेंस की बनावट को आप देखिएगा, इस सेंटेंस की अगर बनावट को आप देखिएगा गौर से, तो ये दो पार्ट में आसानी से बट रहा है। एक ये पार्ट है, राम सेड टू सीता, कॉमा इनवर्ट कॉमा तक, एक पार्ट ये है। तो ये जो पार्ट है राम सेड टू सीता तक के, इसलिए मैंने कहा था इसको थोड़ा सा ऊपर में स्पेस छोड़ने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसका नाम क्या रखा गया? रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब जिसमें कॉमा इनवर्ट कॉमा अगर सेंटेंस में है तो आप समझ जाइए कि डायरेक्ट स्पीच है, सीधा सा पहचान। पूरा सेंटेंस दे रखा है और इनवर्ट कॉमा कहीं है नहीं, तो आप समझ जाइए कि वो डायरेक्ट स्पीच हो ही नहीं सकता है। इन्वर्टेड कॉमा होगा, इसको कहते हैं इन्वर्टेड। चाहे सिंगल कॉमा तो चलिए किसी भी सेंटेंस में आ सकता है, मेन पहचान है ये इन्वर्ट कॉमा, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो। एक अगर रहता है तो उसको सिंगल इन्वर्ट कॉमा कहते हैं, ऐसा अगर है, और दो रहता है उसको डबल इन्वर्ट कॉमा कहते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सबसे बड़ी पहचान यही है कि डायरेक्ट में हमेशा एक का एक पार्ट जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा ही होगा। मतलब डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्ट कॉमा का इस्तेमाल होना ही होना है, होगा ही होगा। यही इन्वर्ट कॉमा डिसाइड कर देता है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। इन्वर्ट कॉमा होगा ही होगा, होता ही होता है। इन्वर्ट कॉमा होता ही होता है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। और ये इन्वर्ट कॉमा ही बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर देता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच हो और इन्वर्ट कॉमा हो ना हो, ऐसा संभव ही नहीं, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्वर्ट कॉमा नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, चाहे सिंगल या डबल, चाहे कुछ भी हो, चाहे सिंगल हो चाहे डबल, तो वो आपका डायरेक्ट नरेशन नहीं है, वो इनडायरेक्ट होगा। सीधी सीधी बात, एक चीज से डिसाइड करनी। इन्वर्ट कॉमा के अंदर कोई पार्ट नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच होगा तो आधा पार्ट उसका इन्वर्ट कॉमा के अंदर होगा ही होगा, एकदम क्लियर है। तो जो पार्ट इन्वर्ट कॉमा के अंदर है, जो पार्ट इन्वर्ट कॉमा के अंदर है, उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच।
और इस दोनों को मिलाकर क्या बनता है? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। मतलब डायरेक्ट नरेशन के या डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हैं, एक इनवर्ट कॉमा के अंदर और एक इनवर्ट कॉमा के बाहर। जो इनवर्ट कॉमा के बाहर है, जो इनवर्ट कॉमा के बाहर है, उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उसको रिपोर्टिंग स्पीच इसलिए कहते हैं कि रिपोर्टिंग का मतलब क्या, रिपोर्ट का मतलब क्या, बताना। तो रिपोर्टिंग स्पीच मतलब अभी स्पीच रिपोर्ट ही किया जा रहा है, अभी भाषण रिपोर्ट ही का, यानी कगार पे है, कहने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। हम कहते हैं राम सेड टू सीता, तो इसका मतलब क्या, अभी कुछ कहा नहीं है, कहने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब जब कहा जाएगा ये इधर होगा, तो राम सेड टू सीता का मतलब क्या, कि अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी कहना शुरू ही किया है। क्या कहा अभी ये बताया नहीं, और जो क्या जो कहा वो बता दिया, तो यानी रिपोर्ट कर दिया जो भी कहना था। इसलिए क्या रिपोर्टेड, कि ये रिपोर्ट हो गया, जो कहना था वो कह दिया, इसलिए इसको कहता है रिपोर्टेड स्पीच। और ये कहने की अभी प्रक्रिया है, अभी प्रक्रिया चली रही है, तो इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच। जब कहने की प्रक्रिया चली रही है, कहने की प्रक्रिया अधूरी है, जो अभी कह रहा है पूरा नहीं है, तो उसको कंटिन्यूस नहीं तो बोलते हैं रिपोर्टिंग, आईएनजी से बना। तो रिपोर्टिंग इसका मतलब रिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, जारी है। और रिपोर्टेड लिख दिया, इसका मतलब जो कहना था वो कह दिया, जो कहना था वो कह दिया। क्लियर हो गया? तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहचान भी यही है कि डायरेक्ट में जो है इन्वर्ट कॉमा होता है, चाहे सिंगल इन्वर्ट कॉमा हो चाहे डबल इन्वर्ट कॉमा होगा, यानी डायरेक्ट का कोई ना कोई पार्ट जो है वो इन्वर्ट कॉमा के अंदर कोई ना कोई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे कैसे लिखा जा सकता है। अभी तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, सिर्फ ऐसे ही एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में कई तरह से लिखता है, ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, ताकि आप सेंटेंस को पहचान ना पाए, आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्ट स्पीच को पता नहीं कर पाए। क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्ट स्पीच को अगर सही सही पहचान लेंगे आप, तभी आप रूल लगा पाएंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्ट स्पीच को पहचानने में आपको दिक्कत हो, इसलिए देखिएगा मैं अभी बताऊंगा कैसे सेंटेंस को कैसे कैसे लिखता है, कैसे कैसे चेंज करता है, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। ऐसा करेगा, मैं खुद अभी बताऊंगा क्या क्या कर सकता है। अब इसमें भी कुछ टेक्निकल टर्म है। ये जो वर्ड है राम, ये स्पीच हो गया, राम सेड टू सीता, ये क्लॉज है ना, स्पीच है, ये वॉइस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है। तो ये जो राम है वो सब्जेक्ट है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्योंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए इसका नाम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये वर्ब है इसलिए इसका नाम रखा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका नाम रखा जाता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब इसको एकदम सही सही एक्यूरेट पहचानना जरूरी है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब को, क्योंकि आगे जब रूल का चर्चा होगा ना, जब रूल के विषय में डिस्कस करेंगे, तो रूल में यही वर्ड लिखा जाता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप समझ गए किसकी बात हो रही है। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, और आपको समझ में नहीं आ रहा किसको चेंज करना है। हम कहते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा किसको चेंज करना है, क्योंकि आगे यही सब चीज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब लिखा रहेगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट लिखा रहेगा, तो हमको समझ में आना चाहिए किसको चेंज करना है, किसकी बात हो रही है। इसी तरह से ये भी सब्जेक्ट है यू, तो यू सब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे। अब तो रिपोर्ट कर दिया है, ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, ये क्या है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। ये जो डन है ये मेन वर्ब है, और ये कौन सा इसमें रिपोर्टेड। हैव भी वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन वर्ब है, तो इसको कहेंगे रिपोर्ट, या ये पूरा का पूरा जो है रिपोर्टेड वर्ब का पार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव डन जो रिपोर्टेड वर्ब का पार्ट हुआ। मेन वर्ब ऐसे इसमें क्या है, डन है, ठीक है, यू हैव डन इट। और ये जो इट है ये आपका क्या है, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिपोर्ट, यानी ये यू हो गया रिपोर्टेड सब्जेक्ट, हैव डन या डन क्या रिपोर्टेड वर्ब हो गया, और इट जो हो गया रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट हो। और ये जो टुडे है, टुडे, टुडे आपके पास तो ज्यादा जगह होगा तो आप उधर फैला के लिखेंगे, हमारा तो थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ गया इसमें, तो इसलिए हम इसको इधर खींच ले रहे हैं। इसको हम कहते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट ऑफ स्पीच,
क्योंकि मान लो ये एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कुछ भी हो, ऐसा जनरली एडवर्ब वगैरह रहता है। तो टाइम डिनोटिंग वर्ड रहेगा या प्लेस डिनोटिंग वर्ड रहेगा, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ तो उसको क्या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई चीजें हैं ना, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो। तो मेन हुआ सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर यानी दोनों पार्ट में, दोनों ही क्लॉज में, चाहे डायरेक्ट क्लॉज की बात करें, डायरेक्ट स्पीच की बात करें, चाहे डायरेक्ट स्पीच की बात करें, ये सॉरी डायरेक्ट स्पीच की बात, रिपोर्टिंग स्पीच की बात करें, चाहे रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, दोनों में क्लॉज है, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कह रहे हैं, रिपोर्टिंग के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हैं, और रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। इसी तरह से रिपोर्टेड के वर्ब को रिपोर्टेड सब्जेक्ट रिपोर्टेड के वर्ब सब्जेक्ट को रिपोर्टेड सब्जेक्ट कह रहे हैं, रिपोर्टेड के वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कह रहे हैं, और रिपोर्टेड के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। जैसा जैसा काम है वैसा नाम है। और इसके अलावा अगर कुछ वर्ड बच जाता है सब्जेक्ट वर्ब, तो उसका नाम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्योंकि कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच तो होगा ही, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें से कुछ ना कुछ तो होगा, एडजेक्टिव हो जाए, प्रीपोजिशन हो जाए, कंजंक्शन हो जाए, एडवर्ब हो जाए, कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो उसको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कह के शॉर्ट में लिख के निकल जाते हैं। ठीक है, हो वो कुछ भी, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी हो। वैसे सब्जेक्ट का काम भी कौन करता है, बेसिकली नाउन करता है। वर्ब तो वर्ब है ही, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट का काम भी जनरली नाउन और प्रोनाउन करता है। तो इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं, नाउन प्रोनाउन के अलावा जो भी हो वो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम जनरली नाउन और प्रोनाउन करता है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम, जनरली नाउन ही सब्जेक्ट की तरह भी होता है यूज, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। तो ये सब तो धीरे धीरे अलग बात होती है। तो ये था टर्म्स, जो आप जब स्पीच बनाते हैं तो इसमें रूल्स में ये टर्म्स की चर्चा होगी। रिपोर्टिंग स्पीच समझ लिया, रिपोर्टेड स्पीच समझ लिया, सारे छोटे छोटे टर्म्स समझ लिए। अब इसकी जो चर्चा है, व्याख्या होगी, आगे होगी, इस टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर इस टर्म्स को नहीं समझते, जैसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, इसको हम नहीं समझते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, तो हमें बात समझ में नहीं आएगी, हम सेंटेंस समझ नहीं सकते, हम रूल को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, हम रूल को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अगर हम ये इसको पहचान नहीं पाएंगे, या रिपोर्टिंग वर्ब को हम पहचान नहीं पाएंगे, तो हम रूल को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसी सेंटेंस को क्या करता है, वो इस तरीके से पूछेगा कि आपको परेशानी कर देगा। जैसे सोचिए, जैसे इसी सेंटेंस को देखिए कैसे लिख सकता है और कैसे हम फंस जाएंगे अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को आप नहीं पहचान पाइए। ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूं बार बार, अभी ये रूल जब आएगा 1-2 क्लास के बाद आपको समझ में आएगा। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाएंगे, आप ढूंढ नहीं पाएंगे स्पीच चेंज करने से पहले, तो आपके कई सेंटेंस बनेंगे ही नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा उसका ध्यान रहता है इस बात पे कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को छुपा लिया जाए आपसे। और कैसे छुपा सकता है उसे समझो। जैसे सेंटेंस ऐसे लिख देगा, Ram said, "You have done it today, सीता।" या ऐसे कर दिया, राम सेड सीता, या सीते, राम तो सीते भी कह सकते हैं, सीते, यू हैव डन इट टुडे। अब देखिए क्या खेल खेला कि जो रिपोर्टेड स्पीच होना चाहिए था, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट स्पीच का ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, उसको रिपोर्टेड स्पीच में डाल दिया, और इस सेंटेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच क्लास में डाल दिया। अब जो ये नहीं समझ पाएगा कि ये सीता जो है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, इस सीता को इस सेंटेंस से बाहर होना चाहिए, इन्वर्ट कॉमा के बाहर होना चाहिए, तभी बन पाएगा, तो वो उसका नरेशन कभी सही नहीं होगा, कभी नहीं। अगर इसको बाहर निकाला, लगे इस पर रूल लगाने के लिए, ठीक है, इस सीता को इसी सेंटेंस, इसी रिपोर्टेड का पास समझ लिया, तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो इस सेंटेंस को बनाने से पहले सीता को आपको इस रिपोर्टिंग पास से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। अब हम पहचानेंगे कैसे, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी नाउन है, ठीक है, और अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में डाला गया है, रिपोर्टेड स्पीच में डाला गया है, तो उसको वो कोशिश क्या करेगा
कि कॉमा लगा के उसको, मजबूरी है कॉमा लगा के उसको पूरे सेंटेंस से अलग करना पड़ेगा। जैसे ये देखो यहाँ सीता लिखा, तो सीता लगा के पूरे सेंटेंस से अलग किया है। ये नहीं कि सीता लगा कॉमा लगा के यहाँ भी दोनों कॉमा लगा देता, तब अलग बात होती है। कॉमा लगा के पूरे सेंटेंस उसको अलग किया जाता है, इसलिए कॉमा लगा के पूरे सेंटेंस से इसको अलग कर दिया। या इसमें भी क्या किया, कॉमा लगा के पूरे सेंटेंस से अलग कर दिया। ये उसको करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। एक तो नॉर्मली हर सेंटेंस में कॉमा यूज होता है, लेकिन उस कॉमा में क्या होता है कि एक कॉमा के बाद दूसरा आता है, फिर एंड आता है, मतलब वो जुड़ जाते हैं। लेकिन इस सेंटेंस कॉमा से साफ साफ मकसद चल रहा है कि इस सीता से कॉमा लगा के पूरा का पूरा हटा दिया है, या इस कॉमा को लगा के सीता से पहले लगा के पूरा सीता को हटा दिया है। दूसरा, आपको सेंटेंस देख से ये लग जाएगा कि सीता को इसमें कुछ कहा जा रहा है, सीता को कुछ कहा जा रहा है। सीता, तो जिसको कुछ कहा जा रहा है, सेंटेंस पढ़ने के लग गया, अच्छा ये बोल रहा है और इसको बोल रहा है, तो जिसको बोला जा रहा है ना, जिसको समझ में आ रहा है कि अच्छा इसको तो पुकारा जा रहा है, इसको बोला जा रहा है, इसको संबोधित किया जा रहा है, तो उसको बाहर निकाल दीजिए। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कॉमा का इस्तेमाल जरूर रहता है, तो ये कॉमा आपको मदद करेगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच से बाहर करने का। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच से बाहर करने के लिए कॉमा बहुत जरूरी है। पहली बात ये ध्यान रखिए। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहला वर्ड जो सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जो होता है, वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, कभी स्मॉल में। अब यहाँ यू इसलिए स्मॉल में हुआ कि पहला वर्ड जो यहाँ सीता लिखा हुआ था, इसलिए स्मॉल हो गया। नहीं तो यहाँ पहला वर्ड अगर ये था यू, भले सीता को हमने कॉमा से अलग कर दिया, लेकिन पहला वर्ड तो सीता ही है। भले सीता सब्जेक्ट भी नहीं है इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट भी तो नहीं, सब्जेक्ट तो यू है। तो जो पहला वर्ड होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो कैपिटल से होता है। जो पहला वर्ड होगा रिपोर्टेड स्पीच का, यानी जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच का, वो नॉर्मली कैपिटल होता है। या पहला वर्ड ये समझिए, पहला वर्ड, क्योंकि यहाँ देखिए तो सीता सब्जेक्ट नहीं है लेकिन कैपिटल है, और यू तो सब्जेक्ट लेकिन कैपिटल नहीं है। तो समझना ये है कि रिपोर्टेड स्पीच जिस वर्ड से शुरू करेंगे आप, उस वर्ड को हमेशा कैपिटल लिखना है। ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको आराम से लिख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच से, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को जिस वर्ड से आप शुरू करेंगे, जिस वर्ड से शुरू करेंगे वो हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा। एक तरीका ये हुआ लिखने का। एक तरीका ऐसे लिख देगा, ऐसे भी लिख सकता है, यू हैव डन इट टुडे, सेड राम टू सीता। ऐसे भी लिख देगा, ऐसे लिख देगा, राम सेड you have done it today, सीता। ऐसे कर दिया, टू सीता लगा दिया। ऐसे भी करेगा, लीजिए, टू सीता, ऐसे करेगा, ऐसे कर सकता है, यू राम said to सीता have। अब फिर देखिए यहाँ कैपिटल लिखा है, यहाँ हैव को स्मॉल लिखेगा, यहाँ कैपिटल लिखा, यू सेलेक्ट कर दिया, हैव डन इट टुडे। तो आपको क्या करना है कि जितने इनवर्ट स्पीच का पार्ट है, जितने भी पार्ट जो भी पार्ट इनवर्ट कॉमा के अंदर है, उस सबको बनाने से पहले एक साथ ले आएंगे। तो ये पार्ट इनवर्ट कॉमा के अंदर है, ये पार्ट इनवर्ट कॉमा के अंदर है, तो इसको पहले एक साथ ले आइए। ये भले आगे पीछे कर दिया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनवर्ट कॉमा के अंदर क्या है, यू हैव डन टू इट, इसके बाहर जो है उसको एक साथ ले आइए। मतलब जो इनवर्ट कॉमा के अंदर है उसको एक साथ कर लीजिए, और जो इनवर्ट कॉमा के बाहर है उसको एक साथ कर लीजिए, जैसे ये किया गया है। ये करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सेंटेंस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, रहा सेंटेंस में प्रॉब्लम होगी। कभी कभी तो ऐसे लिख देता है, राम टू सीता, ऐसे सेट ही खा गया, लेकिन आपको अपने मन से सेट लाना पड़ेगा। यू हैव डन
इट टुडे, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को एक तो रिपोर्टेड स्पीच में लेके चला गया, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, कॉमा से वो सेपरेट किया रहता है। एक तो ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी में क्या करूँ, लिखने का तरीका ऐसा बदलेगा, और भी तरीका हो सकता है, ऐसे लिख दे राम, कॉलन लगा देगा, यू हैव डन इट टुडे सीता, लीजिए। मतलब वैरायटी वैरायटी से लिखा जा सकता है, ताकि आप सिर्फ सेड को ना पहचान पाए। सेड, राम सीता कह रहा तो सेड होगा ही, यानी कभी सेड को लिखेगा नहीं, लेकिन आपको नहीं लिखेगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि से को फिर टेल में बदलना है। आप कहेंगे भाई इसमें तो सेड है ही नहीं, तो हम टेल कहां से लाएं, इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या रूल लिखा है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, पढ़ेंगे ना, रूल पढ़ेंगे तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। अब सेकंड पर्सन आपको ढूंढने ही नहीं दे रहा, वो सेकंड पर्सन को आप ढूंढ ही नहीं पा रहे, तो आप सेकंड पर्सन को चेंज कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आपको तो ऑब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन को आप चेंज कैसे करेंगे, समझ में आ रही है। इसलिए ऑब्जेक्ट को पहचानना, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को बार बार खेल खेलता है। सेड हमने पढ़ा, बचपन से पढ़ा, सेड को टेल बदलते हैं। अब सेड लिखा ही नहीं, राम लिख दिया सीधा ऐसे। अब इसमें हम कहते हैं इसमें तो सेड है नहीं, अब इसमें क्या करें, चुप है, इसमें सेड लगाएं, क्या लगाएं, तो मान लेना पड़ेगा आपको सेड है, राम टू सीता है, इसका मतलब राम सेड टू सीता, यही है। समझ में आ रही है बात। अगर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का तो इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर ऑब्जेक्ट साफ साफ कभी कभी सेंटेंस में होता ही नहीं है, कभी कभी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट सचमुच नहीं होता है, तो उसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट खुद से मान लेना पड़ता है, या तो खुद को मान लेना पड़ता है, राम सेड टू मी, किसी ना किसी को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। कैसे मानते हुए आपको बताऊंगा कि मानना पड़ेगा। कभी कभी दो बातें होती है, कभी कभी क्या करता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को छुपा लेता है, सेंटेंस में है होता है, लेकिन वो थोड़ा सा इधर उधर छुपा देता है ताकि आप ढूंढ ना पाए। और कभी कभी क्या करते हैं, सचमुच सेंटेंस में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट रखता ही नहीं है, और ऐसे सेंटेंस में जब उसको सेकंड पर्सन को चेंज करने की नौबत आती है, आप सेंटेंस मान लो सेकंड पर्सन को चेंज करने की नौबत ना आए, तब तो कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट छुपा रखे, कहीं भी रखे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। तो ऐसे में अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो उसको ढूंढकर बाहर लाना पड़ेगा। और अगर सेंटेंस में यूज ही नहीं किया है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में कभी कभी यूज नहीं करता, तो वैसे कंडीशन में हमें खुद, बनाने वाले को खुद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है, किसी को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट रूप में स्वीकार करना पड़ता है। तो अभी आज की जो क्लास थी वो सिर्फ नरेशन में होता क्या है इसकी बात थी। अब नरेशन को चेंज करने के रूल क्या है, जनरल रूल क्या है, स्पेसिफिक रूल है क्या है, से को कैसे चेंज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारा रूल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जैसे करते हैं, पर्सन चेंज करने का क्या रूल है, टेंस चेंज करने का रूल क्या है, इस पर बाद में बात होगी। अभी आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि नरेशन है क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को पहचानते कैसे हैं, कौन कौन से टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, रूल्स चाहे जनरल हो चाहे स्पेसिफिक हो, जो कि दो तरह के रूल होते हैं इसमें, जनरल और स्पेसिफिक। अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और उसकी चर्चा करने में बहुत टाइम लगेगा। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आज के क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब जो रूल्स है इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, नेक्स्ट क्लास से रूल पर डिस्कस करना शुरू करेंगे, रूल पर बात करना शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। अपना अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।